नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में साइकेट्री का इंट्रो पढ़ चुके थे, आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए कल जो हमने देखा था कि हम मेंटली स्वस्थ हैं या नहीं, इस बात को कैसे समझें, या वो कौन कौन से फैक्टर थे दोस्तों जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन थे जो हमें हैप्पी फील कराते हैं या दोस्तों जो हमें सैड फील कराते हैं। तो उनके बारे में पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारी बॉडी में जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है उसमें हार्मोन का कितना बड़ा रोल है। तो दोस्तों, एक और नॉलेज को ऐड करते हुए आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं कि आखिरकार साइकेट्री होती क्या है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं, कैसे पहचानते हैं कि लोग बीमार हैं मेंटली या स्वस्थ हैं। आजकल ट्रेंड सा चल पड़ा है, अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, सपोज दैट सीबीसी कराई आपने या एलएफटी कराई आपने या अदर इन्वेस्टिगेशन जो भी कराए, ब्लड रिपोर्ट्स, वो अगर ठीक है तो लोगों को लगता है कि हम स्वस्थ हैं। समस्या ये है कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए या मैं कहूं साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए कोई ऐसी जांच नहीं है जिसके बेस पे आपको रिपोर्ट में ये आ सके कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। इसलिए इन बीमारियों का पता हम उनके लक्षण के आधार पर लगाते हैं। आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में खासकर जो लोग प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, उनको आसानी से लोग जो एजुकेटेड हैं गुमराह करके, मॉडिफाई करके अपने अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, धार्मिक उन्नत के लिए कई सारे पॉलिटिशियन, कई सारे बड़े बड़े लोग अपने फायदे के लिए कम पढ़े लिखे लोगों को बरगलाकर किसी न किसी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, कुछ भी नाम पे आके उनको फसाद दंगा करवाते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करके हम अपनी समाज, अपने धर्म को हम सुरक्षित कर लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, जरा जरा सी बातों पे लोगों को मार देने के तक के लोग उकसा देते हैं। तो ये सब नॉर्मल लोग नहीं है दोस्तों, ये लोग साइकेट्रिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। तो आइए पहचानते हैं कि साइकेट्री होती क्या है और इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, साइकेट्री में आगे बढ़ने से पहले आप कम से कम साइकेट्री की मेडिकल डेफिनेशन तो समझ लें। जो भी मेरे मेडिकल साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, अगर वो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं या उनको ठीक से पता नहीं है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि साइकेट्री का मीनिंग है क्या। तो समझते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग। ये हमारी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इसकी बीमारियों के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्लस इसकी बीमारियों को ठीक करने के तौर तरीके भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर। बहुत जरूरी है दोस्तों व्यक्ति का प्रॉपर मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर को पहचानना। अगर आप एक साइकेट्रिक हैं तो फिजिशियन, तभी आप मरीज को प्रॉपर ठीक कर पाएंगे जब आपको ये चीजें ठीक से समझ में आती होंगी। हमारी होम्योपैथिक साइंस इतनी अच्छी साइंस है कि इसके अंतर्गत आप जीवन जीने के तरीकों को बेहतर रूप से पहचान लेते हैं। जैसे कि एंडोजिनस कॉजेस, या फिर कोई फेल्यूअर, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोई डिस्टरबेंस हुआ हो, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उनको, उनमें साइकेट्री का रोल बहुत बड़ा है। ठीक, कैसे आप समझेंगे कौन कौन से कॉज हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ढेर सारे इसके फीचर्स हैं। मैं आगे जितना संभव हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको बारीक से बारीक चीज़ें भी इसकी समझाते जाऊं, तो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा। अगर आप नॉन मेडिको हैं तो आप लोगों को पहचानने में भी सक्षम हो सकेंगे इस नॉलेज के आधार पर।
सबसे पहले जान लेते हैं हम कि आखिरकार साइकेट्रिक इलनेस के पीछे वो कौन कौन से कारण हैं जो हमें इसकी तरफ धकेलते हैं। यहाँ हमने दो मेजर पार्ट डिवाइड किए, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। एक प्रीडिस्पोजिंग, दूसरा प्रेसिपिटेटिंग। एक वो जो हमारे अंदर बीज बो चुका है, दूसरा वो जो हमें उसकी तरफ और धकेल रहा है। यानी सॉइल तो पहले से रेडी है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल या साइकोसोशियल, यानी हम माता पिता से वो चीज लेके ही आए, या फिर हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में हुआ है जहां पे हमको वो चीजें स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में डाल दी गई। खासकर गांव में आप देखेंगे आज भी माता बाबा तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएंगी जिनके नाम पे आपको बचपन से ही डराया, धमकाया और गुमराह किया जाता है कि अगर आपने ये नहीं पूजा तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये कर देंगे। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाइयां हैं कितनी नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर वो आत्मा अच्छी है, अगर है तो फिर वो आपके साथ गलत काम क्यों करेगी? क्या वो कोई इंसान तो है नहीं जिसको आप पूजने जा रहे हैं? वो आपके साथ ऐसी एक्टिविटी क्यों करेगी जिससे आपका लॉस हो? अगर वो रियल में अच्छी आत्मा है तो। अगर वो बुरी भी है तो क्या वो आपके खुदा, आपके भगवान, आपके जिसको आप सर्वोपरि मानते हैं, उससे भी बड़ा है कि वो हमारा अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो हमारा बुरा कर देगा? तो ये मेरा कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार हम अपने मेन जिनको आपको मानना है, अगर रिलीजियस आप हैं तो उनको छोड़ के आप उन बाबा वैरागियों के पीछे भागते हैं। तो ऐसे साइको सोशल इन्वायरमेंट में ही आपको ढाल दिया गया जो आपके दिमाग में छेद कर देते हैं कि नहीं ये तो यार ये करना पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा, ये अंगूठी पहननी पड़ेगी वरना ऐसा हो जाएगा, ये ताबीज डालना पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा। साइकोलॉजिकली आपको बांध दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर देखा हमने, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ये ऑलरेडी हमें इस तरह की बीमारियों में धकेलते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल हर घर में एक कल्चर चल पड़ा है, 95, 99 से कम नंबर अगर बच्चे के हैं तो वो फेल्यूर है आपके नजर में। मतलब सबको 99, 98 तो चाहिए ही चाहिए। एक बीमारी सी लग गई छोटे छोटे बच्चों के पीछे हम दौड़ के पड़ जाते हैं। 5वीं 8वीं क्लास में 99, 100 नहीं आए तो बच्चा मतलब अच्छा नहीं पढ़ रहा है। क्या करोगे, क्या करोगे उस 99, 100 का? कोई भी नंबर्स ऐसे नहीं है, कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो आपके बच्चे के टैलेंट को नंबर के आधार पे आपको क्लियर कर देगा। बच्चा आगे क्या बनेगा दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है, उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना ह्यूमिलेटेड कर देते हैं कि आपको 100, 100, 100 लाना है। बेकार है, बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, मशीन बन जाएगा। बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कई हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने में ये पढ़ा होगा, अब किताबों से दूर हो गए होंगे या फिर रूटीन नहीं बन पा रहा होगा प्रैक्टिस से, तो वो इसका रिपीटेशन नहीं कर पाते। तो उनको बता दूं मैं टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। एक है न्यूरोटिक एंड साइकोटिक, दूसरा टाइप पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक। तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सीवियर और कॉमन। मैक्सिमम लोग इन तीनों से अवगत नहीं होते, वो सिर्फ नॉर्मली भाषा में समझ लेते हैं मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में भी हमने डिवाइडेशन किया हुआ है। कोशिश करूंगा मैं आपको जितना नज़दीक ले जा सकूं चीज़ों के उतना ले जाऊं और आपको समझाऊं कि इन डिसऑर्डर की क्या पहचान है, कि इनको हम न्यूरोटिक बोलें, क्या पहचान है कि इनको हम साइकोटिक बोलें, क्या पहचान इनको ऑर्गेनिक बोलें, नॉन ऑर्गेनिक बोलें, सीवियर बोलें, कॉमन बोलें। धीमे धीमे जानते चलिए। सबसे पहले हम डिकोड कर रहे हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर को। न्यूरोटिक डिसऑर्डर यानी न्यूरोसिस लेस सीवियर फॉर्म है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। साइकेट्रिक डिसऑर्डर से न्यूरोटिक डिसऑर्डर लेस सीवियर फॉर्म है। तो सवाल ये उठता है कि पहचानेंगे कैसे कि ये न्यूरोसिस है और ये साइकोटिक? वेयर पेशेंट शो, देखिए कितनी खूबसूरत और लाइन में आपको ये समझा दिया गया है। वेयर पेशेंट शो either excessive or prolonged emotional reaction to any giving stress। ये बहुत खास बात है जिससे आप ये जान सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है
हमारा जो पर्सन है, हमारा जो नियर डियर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूरोटिक डिसऑर्डर का मरीज तो नहीं हो चुका है। तो पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि जो भी आप लाइफ में, सबकी में स्ट्रेस है, किसी न किसी लेवल का, किसी न किसी लेवल पे सबके साथ ये चल रहा है, बट सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है उस स्ट्रेस से डील करने की। कोई उस स्ट्रेस को मौज में गुजार देता है कोई उस स्ट्रेस के पीछे इतना पागल हो जाता है कि अपनी जान गंवा देता है, कोई जान नहीं गंवाता पर बीमार हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी डीलिंग पावर कैसी है, आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। बच्चों में ये बहुत कम देखने को मिल रहा है, जरा सी बात हुई जान दे दी, सुसाइड कर ली, आग लगा दी, अपने आप कर लिया। ये उनकी कैपेबिलिटी घट चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, जरा जरा से स्टिमुलाई पे अपने आप को सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई ऑप्शंस नहीं। दीज डिसऑर्डर आर नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज। ऐसे डिसऑर्डर में अगर आप उसका सीटी ब्रेन कराएं तो कुछ भी नहीं आएगा एमआरआई में, कुछ भी नहीं आएगा सीटी में, क्योंकि यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी है, यहाँ कोई ट्यूमर नहीं हुआ है, यहाँ तो आपकी जो नर्व, जो न्यूरोसिस हुई है, वो डिस्टरबेंस कर रही है आपके बिहेवियर को, ना कि कोई ट्यूमर है, कोई चोट है, कोई इंजरी है। और अभी इतना भी नहीं बढ़ा कि आप हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और डिल्यूजन में चले जाएं, वो सीवियर फॉर्म है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी सिर्फ आपका जो रिस्पॉन्स था वो डिस्टर्ब हो गया है किसी भी एक स्टिमुलाई के ऊपर, जरा से छोटी बात थी उसको लेके आप महीनों सालों तक भूल ही नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई है और वो एक कहीं ना कहीं न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है। आगे बढ़े इसी को समझने के लिए। आपसे कोई पूछता है कि यार कौन कौन से रीजन है जिन रीजनों से हम ये जान सकें एक सेकंड, जिन रीजन के बेस पे हम जान सके कि हम उस तरफ कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहला है कन्फ्लिक्ट, यानी आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, किसी की बात से आप सहमत नहीं है, कोई आपकी बात सहमत नहीं है, तो उस पर ही आप निराश हो गए, गुस्सा हो गए और उनकी बातों पर लेके अपने आप को इंजूर कर लिया। दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल बहुत देखने को मिल गया है कि अगर कोई कैपेबल नहीं है तो हम उसको हीन भावना से या समाज से तिरस्कार की भावना से देखते हैं, तो उसके अंदर भी धीमे धीमे इस तरह के डिसऑर्डर आने लग जाते हैं। चौथा, ये बहुत कॉमन है, रोज क्लिनिक पे हम देखते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत हो गया है, एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई हैं, खासकर फीमेल साइड से। पहले के ज़माने में अपनी अंदर की बातों को या डिज़ायर को वो इतनी ओपनली बोलते नहीं थे, जो था जैसा था वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती थी। बट आजकल जो कि सोशल मीडिया है, डिपेंडेबल भी है, एजुकेशन भी है, तो जो उनका फीमेल पार्टनर है वो आपकी कमजोरियों को उजागर ईजिली कर देता है, तो वहाँ आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है कि यार मैं कहीं कम तो नहीं हूँ, तो वहाँ से भी आप न्यूरोटिक डिसऑर्डर में जा सकते हैं। लॉस ऑफ लव्ड वंस, यानी कोई आपका बहुत नियर डियर आपसे दूर चला गया हो। और एक कॉमन है वो है ओवरवर्क, अगर आप देख पा रहे हैं तो ओवरवर्क आजकल ये इतना कॉमन हो गया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम वर्क में कि ओवरवर्क में। ये भी इस तरह की जो जॉब चल रही हैं उनमें भी ये डिसऑर्डर इजीली देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने आसपास के ये कारण जरूर ढूंढ लेनी है कि आपके आसपास कौन सा कारण आपको इस तरफ धकेल रहा है, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से पकड़ रहे हैं तो। दूसरा, फिर मैं क्लासिफिकेशन बता दूं, इसी के अंदर न्यूरोसिस के अंदर भी कई सारे क्लासिफिकेशंस है। फॉर एग्जांपल एंजाइटी डिसऑर्डर, जबरदस्ती का कोई डर आपके दिमाग में बैठ गया और आप उस चीज को लेकर डर रहे हैं। एंजाइटी भी मतलब कि इतना बात है ही नहीं, उसको लेकर इतना डरे फिर रहे हैं हम। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्सिव डिसऑर्डर, बताऊंगा आगे जाके पढ़ेंगे हम वो सारे। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव, मतलब कोई ऐसी जांच नहीं आ रही है, ढेर सारे ऐसे मरीज आते हैं क्लिनिक्स पे जिन इतनी इतनी रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं पर भी उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, बट उनका बिहेवियर डिसऑर्डर डिस्टर्ब है, तो वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में चल रहा है। आगे पढ़ेंगे। एक हमने पार्ट कंप्लीट किया न्यूरोटिक, दूसरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे साइकोटिक। बहुत बारीक फर्क है दोनों के बीच में, न्यूरोटिक और साइकोटिक। न्यूरोटिक जो है वो सीवियर फॉर्म नहीं है,
साइकोटिक न्यूरोटिक की तुलना में सीवियर फॉर्म होती चली जाएगी। ये भी ग्रुप है, इसमें भी ढेर सारे ग्रुप मिलने वाले, ढेर सारी टाइप मिलने वाले, माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब इस तरह का कोई मरीज अफेक्टेड है तो उसे क्या सिम्टम मिलने वाले, क्या उसकी भी रिपोर्ट्स में कुछ आएगा ना। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ उसकी जो थिंकिंग थी वो डिस्टर्ब होगी, क्लियरली थिंक नहीं कर पा रहा है, जजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी चीज का जजमेंट प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, कुछ पूछ रहे हैं कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, इमोशनली कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टैंड प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, बिहेवियर उसका डिस्टर्ब हो रखा है। तो जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें, फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया पे एक अंधभक्तों की फौज खड़ी हो गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी समर्थन करते हो, चाहे कोई भी हो, वो ऐसे अंधभक्ति की तरफ सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनके पास कोई भी एक्चुअल तथ्य नहीं है, उनके पास कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है बस जो सोशल मीडिया पर सुन लिया, व्हाट्सएप पर सुन लिया, उसी को आधार बना के बोले चले जा रहे हैं कि फलाने ने ये कर दिया, और उनका जो जजमेंट है वो कोई रियलिटी से मैच ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग साइकेट्रिक बीमारी के शिकार हो चुके हैं। आपकी बात कोई समझने को तैयार नहीं होंगे, जजमेंट उनके पास कुछ है नहीं, रियलिटी उनके पास कुछ है नहीं, बस वो अफेक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया से। ठीक, ये सब साइन है। ऐसे लोगों से आप कभी भी उलझना नहीं, मूर्खों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अवॉइड करो, उनसे कुतर्क मत करो। तर्क हो रहा है समझ में आती है, कुतर्क नहीं करना। सिम्टम क्या मिलेंगे आपके साथ अगर आप इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, तो सिम्टम मिलेंगे आपको डेल्यूजन, हेलुसिनेशन। मैं 3 वाक्य को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब भी आप साइकेट्री पढ़ें तो आप 3 चीज़ें क्लियर कर लें, इल्यूजन्स, डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। इल्यूजन्स में ऑब्जेक्ट तो है ही, बट आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। सपोज दैट रस्सी है और आप सांप समझ रहे हैं, ये भी मेंटल डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन, कोई नहीं है फिर भी आपको आभास हो रहा है, आवाज आ रही है, वो दिख रहा है, ये हो रहा है, कोई है ही नहीं, झूठा आभास है आपको। डेल्यूजन, आप एक पर्सनालिटी को जीने लग गए। भूल भुलैया में देखा था आपने वो मंजुलिका, वो खुद को ही मंजुलिका समझ बैठी, एक पर्सनालिटी में ही आप अपने आप को जीने लग गए। ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, सब के सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। किसी का भी घर जला दे रहे हैं अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ के, किसी को भी मार डाल रहे हैं, तो आप बीमार हैं मानसिक रूप से। खुद पे ही ऐसे चले जा रहे हैं, बिना बात के आप यहाँ से वहाँ मोटरसाइकिल ले घुमा रहे हैं, बिना बात के आप कट मार के निकल गए, किसी को डरा के निकल गए। कई बार देखने को मिल गया होगा आपको, किसी लड़की को कट मार के निकल गए, किसी बुजुर्ग को गिरा दिया आपने, उसमें भी आप खुश हो रहे हैं। दोस्तों, आप सेहतमंद नहीं है, आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। ये सिम्टम है चूंकि मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, अगर और नज़दीक जाना है और बारीक फर्क समझना है न्यूरोसिस और साइकोसिस का, तो ये चार्ट आपके सामने, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाऊंगा, बाकी और डिटेल चीज़ें साइकेट्रिक की मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ जहाँ हमें समझना है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ हो किसी भी इंजरी या डिसीज के थ्रू, ब्रेन में बाकायदा रिपोर्ट्स में आपको आएंगे, केमिकल या हार्मोनल एबनॉर्मलिटी हुई हो, टॉक्सिक मटेरियल से आप अफेक्टेड हो गए हो, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो गया हो, उसके बाद जो अफेक्टेड है, जो डिसऑर्डर है, वो कहलाएंगे हमारे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ कोई ना कोई वजह आपको देखने को जरूर मिलेगी जिसे आप रिपोर्ट्स में भी समझ सकते हैं। उनमें से इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, डिमेंशिया, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो कहलाएंगे हमारे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। ठीक, अब दोस्तों इनके सिम्टम क्या आने वाले, डेलेरियम, डिमेंशिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर तक पहुंचेंगे। अब गाड़ी और सीवियर हो गई है, पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, है ना। आगे जाके जब भी मौका मिलेगा मैं इनके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, फिर आगे जो मुझे समझाना है मेन, कॉमन मेंटल इलनेस। अभी आपको सीवियर और कॉमन के बारे में बताना है। ये बहुत देखने को मिल गया है, ये हालांकि सीवियर फॉर्म नहीं है मगर कॉमन है। जैसे कि कौन कौन है, आजकल मैक्सिमम केस आपको देखने को मिल जाएंगे डिप्रेशन के, एंजाइटी के, स्ट्रेस के, सब्सटेंस अब्यूज के। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जो आसपास का कल्चर है इतना गंदा हो चुका है अब कि अब इससे बच पाना बहुत मुश्किल है।
आपका पड़ोसी अगर मकान बना ले रहा है तो आप अननेसेसरी आपके घर में वो चर्चाएं चलने लग जाएंगी, आप खुद को इन्फीरियर महसूस करने लग जाएंगे। चाहे आपको जरूरत है डबल स्टोरी की या नहीं है, आपका पड़ोसी कोई नई कार लेके आया, आपके घर में चर्चाएं होने लग जाएंगी, यार वो तो बड़ी कार लेके आ गए, आप क्या कर रहे हैं। आपको आवश्यकता है या नहीं है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला लेके आया हमें भी लेके आनी। क्यों भाई, उसकी नीड होगी शायद ले आया होगा, आपको क्यों लानी है। कोई रियलिटी से नहीं है, बस सिर्फ होड़। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब्सटेंस अब्यूज ये कॉमन है आजकल की जनरेशन में, इसलिए इनको बोला गया है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। मैं यहाँ छोटी छोटी रूप में आपको समझा दूं। डिप्रेशन मतलब इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, प्रॉपर कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं आप, खूब कोशिश कर रहे हैं अपने काम पर। इंसोम्निया, नींद की डिस्टर्बेंस होने लग जाएगी आपको। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, डिजेक्शन, कोई भी चीज अच्छी लग रही, उम्मीद खत्म, होपलेसनेस, सर पता नहीं दुनिया खत्म, वो छोड़ के चला गया, चली गई, अब तो बस जीना बेकार है, क्या करेंगे जी के उसके बिना। जो ही पागलों के बने, मजनू बने घूमे चले जा रहे हैं। या फिर आप अननेसेसरी किसी डर में जी रहे हैं, अप्रिहेंशन, एंजाइटी, जबरदस्ती का डर, या स्ट्रेस, पेपर में टाइम पे होता है जबरदस्ती का, अरे साहब 100 नहीं आए, 90 नहीं आए, 50, क्या होगा उससे, जो आ रहा है वो और भूल रहे हैं। बेवजह का स्ट्रेस, माता पिता ने डाल रखा है, समाज ने डाल रखा है, फलाने का बच्चा इतना लेके आपको भी लेके आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आपको अपने बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड बनाना है अपना क्या, अननेसेसरी का स्ट्रेस डाल दिया उन पर। ऐसे लोग इस तरह से डील नहीं कर पाते, कई लोग सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं, एल्कोहल के, नारकोटिक ड्रग्स के। छोटे छोटे बच्चे आजकल देखने को सिगरेट फूक रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, वो लाइफ स्टाइल बना लिया। लगता है बोले इसके अंदर हम जी नहीं पाएंगे, पर क्यों नहीं जी पाएंगे, इतना क्यों स्ट्रेस लेके चल रहे हो भाई। अगर आप बैलेंस है तो आपको कोई नीड नहीं है दारू की, कोई नीड नहीं है अल्कोहल की, कोई नीड नहीं है आपको सिगरेट की। अगर आप सच से अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, तो सुकून में वैसे ही सो जाएंगे। ठीक। सीवियर मेंटल इलनेस के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। इनको सेपरेट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इनका कि आखिरकार आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा मरीज है, कोई ऐसा रिश्तेदार है, तो आखिरकार इनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, इनको प्रिवेंशन हम क्या दे सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। फैमिली सपोर्ट का कितना रोल होगा, ड्रग्स का कितना रोल है, और खासकर जो हम होम्योपैथ हैं, हमारी होम्योपैथी का इस तरह के डिसऑर्डर में क्या रोल है, ये हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, और डिसऑर्डर के साथ साथ प्लस मेडिसिन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।